नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी सीरीज में यानी रीजनल ज्योग्राफी में। रीजनल ज्योग्राफी में हम उन तमाम चैप्टर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो उसके बिहार के रीजनल से संबंधित है। यानी जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खासा लाभदायक है और आने वाले एग्जाम के लिए ये रामबाण होगा। मैं सेल्फ सीके करण फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमी सीरीज में बिहार के इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे हम आपको और बताएंगे क्या-क्या क्षेत्र है, कौन-कौन सा रीजन है जिससे आपके क्वेश्चंस संभावित हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम एक-एक करके देखते हैं इकोनॉमी में क्या-क्या होता है। यूँ तो समझ लीजिए इकोनॉमी होता क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इकोनॉमी बिहार की का मतलब अर्थव्यवस्था है, बिहार की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, पैसा कहाँ से आता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है और ये सरकार बिहार को चलाती कैसे है? क्या बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो किस-किस सेक्टर में हुआ है? अगर मैं कहूँ कि आप बेसिक स्तर पे तो जानते ही होंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। जैसे आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होता है, फिशरीज होगा या फिर फॉरेस्ट्री होगा, इन सब को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इन सब का डेवलपमेंट बिहार में हुआ है तो कहाँ हुआ है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिहार कहाँ तक क्या कुछ कर रहा है? इन सब की जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हम देंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल यानी प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं हम। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हुआ है तो बिहार के किस पार्ट में हुआ है, दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में और बिहार के किस क्षेत्र में कौन-सी इंडस्ट्री पनपी है। टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जो सेवा क्षेत्र है, इसमें बिहार का क्या योगदान है। सर्विस सेक्टर का मतलब है ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या फिर हमारा जो भी सेक्टर है मिला हुआ जो सेवा देता है, सर्विस देता है, उनमें सर्विस सेक्टर में बिहार का क्या रोल है। इसके अलावा जो क्वाटरनरी सेक्टर होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। क्या बिहार में ऐसा कोई रिसर्च टीम है, यूनिवर्सिटी है जो इन सब सेक्टरों को आगे बढ़ाने की सोचती है। तो इन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं आपके साथ। आइए, इकोनॉमी ऑफ बिहार, स्वागत है आप सबका। इकोनॉमी ऑफ बिहार में तो हम शुरुआत करेंगे किन चीज़ों से? तो एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस क्या-क्या हमारे बिहार में होता है, उनके बारे में हम आपसे खास चर्चा करेंगे। तो आइए, शुरू करते हैं इकोनॉमी ऑफ बिहार। इकोनॉमी ऑफ बिहार। आइए, पहला चैप्टर। देखिए, जो भी मैं पीडीएफ के रूप में आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो आपका स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम चैनल पे है, उस पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके ले लीजिएगा या फिर आपको अपना भी टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, जिसमें आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैं उसको शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आइए एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, जो एक प्राइमरी सेक्टर है और हमारे बिहार में इन सब का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो सबसे पहले आइए चावल। अगर मैं आपसे कहूँ राइस, राइस प्रोडक्शंस के बारे में, तो मुझे बताइए चावल कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा क्रॉप्स है। सबसे बड़ा क्रॉप्स का मतलब है पूरा पॉपुलेशंस को अगर खाना खिलाना है तो आपको चावल की खेती तो करनी होगी और इंडिया का हर राज्य इसका पैदावार करता है और चावल आप जानते हैं बिहार में भी होता है। तो आइए देखते हैं राइस का जो क्षेत्र है हमारे बिहार में कहाँ-कहाँ है। ये जो राइस का क्षेत्र है इसको जरा समझते हैं कहाँ-कहाँ है। अब चावल के बारे में बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते हैं ये एक खरीफ फसल है और खरीफ फसल है तो वहाँ होती है जहाँ 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो, उससे ज़्यादा भी बर्दाश्त कर लेता है। राइस के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। तो ये खरीफ फसल है जो गर्मी के दिनों में किया जाता है। तो हमारे बिहार में ज़रा देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो रोहतास जिला, याद रखिएगा रोहतास को हम क्या कहते हैं? राइस बॉल। राइस बॉल के नाम से जाना जाता है यानी धान का कटोरा कहलाता है। याद रखिएगा किसको? रोहतास को। ये जो रोहतास है ना इसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा। याद रखिएगा अब मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो बिहार है ये रोहतास। ये देखिए जो रोहतास आप देख रहे हैं ना ये वाला क्षेत्र है राइस का कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा, ये वाला क्षेत्र रोहतास है। देखिए ये क्षेत्र है और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं होता, ये जो मैंने डिमार्केट किया है भभुआ जिसको कैमूर कहते हैं, ये बक्सर का क्षेत्र है, ये भोजपुर का क्षेत्र है, ये पटना का क्षेत्र है, ये पूरा जो एरिया है ना ये राइस इंटेंसिव कहा जाता है, इंटेंसिव राइस कल्टीवेशंस के लिए जाना जाता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया है चावल का एरिया। तो आइए, आप धीरे-धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट को भी पहचानना समझ जाएँगे कि कहाँ-कहाँ क्या चीज़ होता है। ज़रा ध्यान से उसको देखिए तो समझ में आएगा। तो अब आइए, रोहतास को आप तो देख ही रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये
जो मीडियम प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको कहा एक तो रोहतास है, दूसरा मैंने जो एरिया बताया था वो बक्सर का एरिया था, पटना का एरिया था, भोजपुर का एरिया था, और भभुआ जो कैमूर के नाम से जाना जाता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है, ये चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। इसका मतलब है चावल का बेल्ट आप बना लीजिएगा। जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, उस नोट्स में एक एक करके, यानी बिहार का एक मैप बनाइएगा, मैप खरीद लीजिएगा, नहीं होता है तो आप खुद ही कहीं से जीरोक्स निकाल लीजिएगा इंटरनेट से, और उस पे एक एक डिस्ट्रिक्ट करके नोटेट कीजिएगा कि ये बेल्ट है पूरा राइस कल्टीवेशन, इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन का। तो ये क्या है, रोहतास यानी बक्सर, पटना, भोजपुर, भभुआ, ये सब जो क्षेत्र है, समझ रहे हैं, यानी दोनों मीडियम में है। जो मीडियम है आपका वो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे देखिए, कहा जाता है इंडिया में ना कुछ स्टेट हैं जो सालों भर चावल की खेती करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या बिहार में भी ऐसा होता है, तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है सालों भर करते हैं। लेकिन जहां अमन, औस और बोरो नाम सुना होगा आपने, कि अमन, औस, बोरो ये सालों भर किया जाता है, ये तीन वैरायटी होती है, जैसे तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में करते हैं, कुछ उड़ीसा के पार्ट में भी करते हैं। उसी तरह से आप इंडिया में देखेंगे, सॉरी बिहार में देखेंगे, यहाँ जो तीन प्रकार का चावल उगाया जाता है, ये थ्री टाइप्स ऑफ राइस है, इसको हम कहते हैं अग्नि, गर्मा और भदई। तो ये जो भदई है, ये ये आप जान रहे हैं ना, ये जो अघनी, अघन में गर्मी, भद्रा, भदई, ये सब क्या है, तो एक तो जो अग्नि है ये अघन यानी समर के सीजन में किया जाता है, गर्मा क्या है, ऑटोमन सीजन में किया जाता है, और जो भदई है ये विंटर सीजन आते आते या उसके पहले किया जाता है। तो ये जो है ना, जानते हैं आप, ये तीन जो राइस के टाइप हैं, इसको याद रखिए, अघनी, भदई, और जो आपका गर्मा चावल है, ये आपको तीन वैरायटी है। दूसरा, सबौर में, सबौर एक जगह है जहां पे एग्रीकल्चर क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा, हमने अभी क्वाटरनरी सेक्टर की बात की, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे भागलपुर में आप सोचेंगे तो एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे रिसर्च भी होते हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स का क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट्स हो सकता है। ये सबौर में है, यानी भागलपुर में है। और आप नक्शे पे देखिए, पहले है कहाँ ये, भागलपुर। तो आपको मैं बता दूं, ये जो भागलपुर है, ये वाला क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ना, ये भागलपुर में है। तो याद रखिएगा, ये जो भागलपुर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने कहा, ये जो सबौर है ना, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन भागलपुर का, ये जो रीजन है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा, जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो भागलपुर में है। कौन सा, साबौर, साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ भागलपुर में ये है। नक्शे पे आप देख रहे हैं बिहार को, तो ये है आपका नक्शा, जिसमें इधर यूपी का क्षेत्र है, इधर आपका झारखंड का क्षेत्र है, और इधर आपका वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, देख रहे हैं ना आप। तो ये आपका है, और ऊपर में नेपाल का क्षेत्र है। तो ये आपका क्षेत्र है। अब आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड पेज पे। तो साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ है, तो ये है भागलपुर में। और इसी तरह से आप भागलपुर द्वारा विकसित किया गया है दो किस्म का एक चावल है, याद रखिएगा, सबौर, ये इसी के जगह के नाम पे सबौर, सबौर जो है, सबौर सब और सबौर, याद रखिएगा, सबौर सब और सबौर, ये दो वैरायटी है जो इसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, क्योंकि एक रिसर्च की टीम होती है जो ये इस तरह का काम करती है। तो याद रखिएगा, ये पहले पेज पे। अब सेकंड पेज पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। तो चावल के बारे में तो आप जान लिए, कहाँ कहाँ होता है, तो आप समझ गए कि जो बिहार है ना, बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कैमूर का क्षेत्र, पटना का क्षेत्र, रोहतास का क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सब राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ बिहार में चावल नहीं होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर बात करें कि उत्पादन और पूरे बिहार को एक तरह से चावल को सपोर्ट देने का काम ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र करता है, साउथ ईस्ट क्षेत्र करता है। तो नक्शे पे आप एक मैप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, मखाना के बारे में कहा जाता है। जो मखाना है, ये जो मखाना है ना, ये क्या है, एक तरह का नट है, समझ गए, एक तरह का नट होता है। मैं आपको बता दूं कि जो मखाने की खेती होती है,
ये खेती होती है वो कैसे होती है, तो जरा इसको देखिए आप। ये जो देख रहे हैं ना, ये पॉन्ड का एरिया है, यानी पोखर का एरिया है। तो आप देखेंगे दरभंगा में, मधुबनी में, या फिर आप सुपौल में, अररिया में, इन सब जगह पे जो पोखर होता है इस तरह का आप देखेंगे, और इसी के नीचे नट छोटे छोटे लगते हैं, और फिर इसको निकाला जाता है और उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये मखाने की खेती होती है। अब देखिए मखानों से क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, मखाना तो आप जानते ही हैं, ये होता है मखाना। देखिए, द फेमस प्रोडक्ट ऑफ द मिथिला रीजन। तो आप समझते हैं ना, मिथिला रीजन कौन कौन सा रीजन है? मिथिला रीजन जहां मैथिली भाषा बोली जाती है, और ये जो मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र में ये प्रसिद्ध उत्पाद है। बिहार प्रमुख उत्पादक है जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 85% से ज्यादा पैदा करता है। याद रखिएगा, 85% से ज्यादा ये पैदा करता है मखाना। मखाना एक नट है। दूसरा, मतलब आप लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में मखाना बिहार का कह सकते हैं, और वो भी रीजन कौन सा रीजन है? तो मिथिला रीजन। यानी जो मिथिला है, जैसे सीता जी को क्या कहा जाता था? मैथिल भी कहा जाता था। तो मैथिल कहा जाता था। सीता जी को, राम सीता की जोड़ी आप जानते ही हैं। तो ये जो रीजन है वही सीता जन्मभूमि के रूप में है, मिथिला, इसलिए मिथिलांचल कहा जाता है। और उस राज्य की भी मांग कभी कभी होने लगती है राजनीतिक रूप से। अब इसके प्रमुख उत्पादक जिला, जो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है? तो देखिए, मधुबनी है। याद रखिए, मधुबनी, जहां का मधुबनी पेंट प्रसिद्ध है। दरभंगा का क्षेत्र, अगर मिथिलांचल बना तो ये कैपिटल बनेगा दरभंगा। सीतामढ़ी का क्षेत्र जो जो नेपाल से लगा हुआ है, और सहरसा, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया और सुपौल, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं आप देखिएगा, ये सब उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, और उत्तरी पूर्वी बिहार में ज्यादा है ये मखाना का क्षेत्र। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो किशनगंज का क्षेत्र है, आप जानते हैं किशनगंज जो वेस्ट बंगाल से लगता है, अररिया का क्षेत्र, तो ये सब जो जिला है, जैसे अररिया सबसे छोटा जिला मानते हैं आप, तो यहां देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो जिला है, जो मखान प्रोड्यूसिंग रीजन है, वो कौन सा रीजन है? तो देखिए, यहाँ जो एम मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए सीतामढ़ी का क्षेत्र, यहां से शुरू कीजिए आप, यहां से आप शुरू कीजिए, ये सीतामढ़ी का क्षेत्र मखाना शुरू हो जाता है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र है? ये दरभंगा का क्षेत्र, आप देख रहे हैं, ये दरभंगा वाला क्षेत्र है, ये पूरा दरभंगा का रीजन है। इसके ऊपर ये मधुबनी का क्षेत्र है, ये सुपौल का रीजन है, ये सुपौल वाला क्षेत्र है, आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सुपौल का रीजन है। इसके बाद ये अररिया है, और यहाँ पे किशनगंज का क्षेत्र है, इधर पूर्णिया है, और ये कटिहार है। यहां तक मखाना होता है। यानी ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं ना, यानी बिहार का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये मखाना रीजन है, यानी मखानों का पैदावार होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉन्ड्स भी हैं। पॉन्ड्स का मतलब पोखर होता है, पोखर या तालाब कह सकते हैं, छोटा झील कह सकते हैं आप। तो इसमें ये बेसिकली पाया जाता है, समझ रहे हैं? तो अब अगर मैं आपसे कहूं मखाना के और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा देखिए। जीआई टैग का नाम आपने सुना होगा। तो जीआई टैग जो है, ये कहा जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशिष्ट उत्पाद को दिया जाता है। यानी कोई प्रोडक्शन है, वहां का रीजनल है, तो वहां उस राज्य को, उस क्षेत्र के लिए क्या मिल जाता है? मखाना, सॉरी, जीआई टैग मिल जाता है। तो ये जीआई टैग है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने एक प्रोडक्ट के रूप में, यानी अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और सुपौल, अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे चिन्हित किया है जीआई टैग के रूप में। समझ गए? तो ये वाला क्षेत्र जो मैंने अभी दिखाया है वो मखाना प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है। याद रखिएगा, 85% रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ बिहार, और कुछ रेस्ट रीजन नहीं है जहां पे मखाना का प्रोडक्शन होता है। अब आइए जरा सुगर केन के बारे में देखते हैं। सुगर केन यानी गन्ना का प्रोडक्शन। तो गन्ना जो प्रोड्यूस होता है वो आप जानते हैं, गन्ना के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इसके लिए पाला हानिकारक है, फ्रॉस्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये भी क्या है, एक ऐसा फसल है जो रबी भी है, खरीफ भी है, जायद भी है। इसका मतलब एक साल में तैयार होता है, 12 से 14 महीने लगते हैं इसको, एक क्रॉपिंग पीरियड इसका जो है ये इतना है। हमारे बिहार में अगर आप बात करें तो शुगर केन ये क्या है? मेन क्रैश क्रॉप है। क्रैश क्रॉप का, कैश क्रॉप का मतलब समझते हैं आप? नगदी फसल जो है, नगदी फसल। और बिहार प्रोड्यूसेस कितना? 125 लाख मीट्रिक टन, 250 लाख मीट्रिक टन बाई
2022। तो याद रखिएगा इस बार जो 2022 में जो प्रोडक्शन हुआ है गन्ने का, बिहार ने जो किया है 250 लाख मीट्रिक टन। तो ये आंकड़ा भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो गन्ना है ये बिहार का बहुत बड़ा कैश क्रॉप है। और याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर में एक ही इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा फल फूल रहा है वहां पे। फल फूल तो नहीं रहा है लेकिन सबसे ज्यादा कैश के रूप में आप देखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री शुगर केन इंडस्ट्री ही है। तो अब अगर मैं कहूं कि इसका रीजन कहां है, तो याद रखिएगा इसका जो रीजन है वेस्टर्न प्लेन लीड्स इन द प्रोडक्शन। जो वेस्टर्न प्लेन है लीड्स इन द प्रोडक्शन कहां होता है? तो ये दो इस डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, यानी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दो उत्पादक जिला है गन्ना का। याद रखिएगा तो गन्ना कहां हो रहा है? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये दो क्षेत्र है। याद रखिएगा तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तो आप देख ही रहे हैं ना कौन सा रीजन है। ये है पूर्वी चंपारण और ये है पश्चिमी चंपारण। इस रीजन में गन्ना बहुत इंटेंसिव रूप से लगाया जाता है। यहाँ पे ये गन्ना का क्षेत्र है, पूरा ये गन्ना का क्षेत्र है। अब जरा देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्या है, तो दो रीजन आप समझ गए ना, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण शुगर केन का रीजन है, यानी गन्ना प्रोड्यूसिंग रीजन है। गन्ना प्रोड्यूसिंग रीजन है। अब मिले कहां कहां है, मैं शुगर केन इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री में भी आऊंगा तो उसमें बताऊंगा मिले कहां कहां लगी हुई हैं। सबसे पहले देखिए, अब शुगर केन के बाद जूट देखिए, जो जूट है वो कहां कहां होता है। यूं तो आप जानते हैं ना जूट क्या है, पटसन जिसको कहते हैं आप, बोरी बनाने के काम में आता है, या फिर जूट बैग, पॉलिथीन बैन होने से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो आप जानेंगे कि ये जो जूट है ना, बिहार एक मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो वेस्ट बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद ये पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, बिहार का सेकेंड स्थान है। याद रखिएगा जूट में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये सेकेंड स्थान है, दूसरा स्थान है। और और ये याद रखिए पूर्णिया, पूर्णिया जो क्षेत्र है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये पूर्णिया जो क्षेत्र है ना ये सबसे सटीक है इसके क्लाइमेट के लिए, क्योंकि इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, यानी वेटेड क्लाइमेट चाहिए, दलदलीय क्षेत्र चाहिए, और बारिश ऐसी जमीन चाहिए जहां सालों भर क्या हो, पानी से ढका हुआ हो जो जमीन, लेकिन गहरा नहीं हो, दलदलीय क्षेत्र हो। वैसे मॉइस्ट रीजन में ये जूट का प्रोडक्शन होता है। अब जूट का जो प्रोडक्शन होता है वो पूर्णिया में होता है, कटिहार में होता है। आप देखिए जो रीजन है मैं आपको बताता हूं, ये जूट रीजन, प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है, तो ये देखिए पूर्णिया और कटिहार, ये जो पूर्णिया है और ये जो कटिहार है, यहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, तो ये रीजन वेस्ट बंगाल भी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णिया और कटिहार भी करता है, पूर्णिया और कटिहार भी करता है। तो ये जो रीजन है पूर्णिया और कटिहार, ये जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप्स कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्रॉप देखिए, अब आइए मक्के पे बात करते हैं। मक्का यानी मेज के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, कहा जाता है कि बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, मक्का। और ये एग्रीकल्चर में 8% का योगदान है, यानी 8% एग्रीकल्चर लैंड ऑफ बिहार, बिहार की 8% कृषि भूमि पे उगाया जाता है। यानी अगर पूछा जाए कितने परसेंट कृषि भूमि पे मक्का उगाया जाता है, तो 8%, यानी 8% पे। अब जरा देखिए नेक्स्ट जो है लीची, आप जानते ही है ना लीची बहुत फेमस है बिहार का। और आप जानते हैं लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। याद रखिएगा लीची रिसर्च सेंटर अगर पूछा जाए ये कहाँ है, तो ये है लीची रिसर्च सेंटर। यहाँ पे लीची के लिए रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है मुजफ्फरपुर। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो ये मुजफ्फरपुर एरिया फेमस है किस चीज के लिए? शाही लीची के लिए। एंड चाइना 3 आर द मेन वेराइटी। तो अगर आपसे पूछा जाए चाइना 3 किस फ्रूट्स की वेराइटी है, चाइना 3, तो ये लीची की वेराइटी है। लीची आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसका जो शक्ल है ये स्ट्रॉबेरी से मिलता है। स्ट्रॉबेरी लीची का प्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं। तो लीची आपने खाया भी होगा, अगर बिहार में है तो खैर लीची तो बहुत खाया होगा आपने। खैर उसके बाद देखिए बिदाना वेराइटी इन मधेपुरा प्रोडक्ट्स। बिदाना अगर कहा जाए लीची की कहाँ की वेराइटी है, तो मधेपुरा की वेराइटी है। प्रोड्यूसेस 0.47 लाख टन ऑफ लीची। 2020 में इसने कितना
0.4 लाख टन बिदाना, याद रखिएगा ये जो बिदाना है क्षेत्र मधेपुरा में बिदाना जो किस्म है लीची का किस्म है। किसका किस्म है? तो ये लीची का किस्म है। तो लीची से आप समझ जाइए, लीची अनुसंधान केंद्र मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो मुजफ्फरपुर है। और अगर बिदाना के बारे में पूछा जाए तो ये मधेपुरा की वैरायटी है। अब आइए मशरूम में। मशरूम में देखिए, मशरूम तो आप जानते ही है ना, जो कहा जाता है आजकल वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और पूरे इंडिया में मशरूम एक बहुत अच्छा वेजिटेबल्स बन चुका है। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी 10.82% शेयर इन टोटल प्रोडक्शन। तो मशरूम का जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो बिहार कर रहा है मशरूम। और इसके अलावा महाराष्ट्र भी और उड़ीसा भी इसका प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बिहार में इस मशरूम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम केला की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, यानी मशरूम में आप ये याद रखिएगा कि बिहार में इसका प्रथम स्थान है और कुल उत्पादन में लगभग 11% या 10.82% का योगदान है। बनाना के बारे में जरा देखिए, एग्रीकल्चर जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं जो विशेष है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वैशाली डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं ना, वैशाली या हाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहा जाता है चिनिया केला के लिए जाना जाता है, बहुत चिनिया केला जाना जाता है, जो बहुत छोटे किस्म का केला होता है। 8 सेंटीमीटर से अधिक इसकी लंबाई नहीं होती है और वैशाली जिला इसके लिए फेमस है। वैशाली तो आप जानते ही हैं, जो पटना के बगल में है। जैसे ही आप पटना महात्मा गांधी सेतु पे चढ़ेंगे, हाजीपुर से पटना की तरफ जाएंगे, ये पूरा बाजार ही रोड के किनारे लगा हुआ आपको मिलेगा। और चाहे बस से जाएं या आप गाड़ी से जाएं, आप बिना इसे खरीदे नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है यहाँ का, तो जाइएगा तो जरूर वहाँ पे टेस्ट कीजिएगा। अब जरा देखिए मछली, मछली का प्रोडक्शन यानी फिश का प्रोडक्शन। तो फिश में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे समुद्री मछली तो आएगी नहीं, तो इनलैंड फिशरीज होता है। इनलैंड फिशरीज का मतलब है कहाँ होगा इनलैंड फिशरी? तो यहाँ जो रीजनल वर्ड है पोखर कहा जाता है, उसको पोखर में होता है, यानी पॉन्ड्स कहते हैं इंग्लिश में उसको, पोखर या तालाब कहते हैं, उसमें किया जाता है। और सबसे मेजर जो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है वो मधुबनी है, जो नेपाल से लगा हुआ है, जिसके बगल में सीतामढ़ी है। दक्षिण में आप जाएंगे तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ये है। यानी ये जो मधुबनी है उत्तर बिहार में, जो आप देखेंगे मधुबनी का क्षेत्र ये है, देख रहे हैं ना, ये उत्तर बिहार में मधुबनी है। और इसके ऊपर ये जो पूरा स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा स्टेट है, कंट्री कौन सा है? ये नेपाल है। तो ये आप देखिए नेपाल से जुड़ा हुआ पूरा उत्तर बिहार, ये मधुबनी लीडिंग है फिशिंग में, तो ये फिशिंग में सबसे ज्यादा है। तो जब भी कोई फैक्ट आए तो एक मैप पे आप उसको ड्रॉ कीजिए, यानी यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। चाहे आप एग्रीकल्चर का डाटा बना रहे हो या फिर आप मिनरल्स का डाटा बना रहे हो, सबको आपको क्या करना है, एक एक तरह से कोटेड करना है, यानी मैप बनाकर उसको कोटेड कीजिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे ज्यादा फिश का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उसके अलावा मधुबनी और जहानाबाद जो एरिया है ना, ये सबसे कम करता है फिश का प्रोडक्शन। जहानाबाद में 9 के बराबर निग्लिजिबल होता है। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत मछली पालन तो होता ही है, जहाँ भी तालाब है लोग करते ही हैं। वहाँ के मल्लाह जो जो होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, उसको मल्लाह कहते हैं, और वो प्रोडक्शन तो करेंगे। नेक्स्ट, अब थोड़ा हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। यानी लोग कहते हैं कि भाई बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और थोड़ा ये सच्चाई भी है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं से इतना ज्यादा घिरा हुआ है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, कि यहाँ बाहर की कंपनियां बहुत सीमित रूप में आई हैं। सार्वजनिक कंपनियां और कुछ प्राइवेट क्षेत्र के जो रीजनल इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है। बाहर की कंपनियां आने से डरती है, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी थोड़ी बहुत कमी है, और उसके अलावा जो फ्लड की समस्या है वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो खैर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो सब सरकार के ऊपर है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार की सरकार अब कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है, और धीरे धीरे यहाँ भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ कुछ हुआ है जरा देखिए, हम उसको देखते हैं, कहाँ कुछ इसमें हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। शुगर इंडस्ट्री में आइए और बात करते हैं सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री की। तो देखिए शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग के बारे में, बिहार का ये सबसे बड़ा कृषि से
संबंधित या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो याद रखिएगा, ये कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा है। लेकिन यही चीज अगर मैं कहूँ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कॉटन, या भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो कॉटन एंड टेक्सटाइल है। लेकिन बिहार का चीनी उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, वेट लूजिंग का मतलब समझते हैं, इसका मतलब रॉ मटेरियल्स जो है, रॉ मटेरियल से जब आप चीनी का प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और वेट लूजिंग इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है जो सोर्स क्षेत्र होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे गन्ने का क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में अगर चीनी मिल लग जाए तो मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है जो वेट लूज इंडस्ट्री है, वहां उसी क्षेत्र में, रॉ मटेरियल के क्षेत्र में ही इंडस्ट्री को लगाया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाया जा सके। तो अब अगर मैं कहूं फर्स्ट शुगर मिल कहां लगा था पूरे बिहार में, तो देखिए ये है एक क्षेत्र, ये है मधौरा, एक क्षेत्र है। कहां है ये क्षेत्र मधौरा, तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। 1904 में ये लगा था। 1904 में ये मधौरा सारण जिला में ये पहला चीनी मिल लगा था। सारण जिला आप जानते हैं, नक्शे पे जरा देखिए ये सारण जिला कहाँ है, जहां पहली शुगर इंडस्ट्री लगाई गई थी। तो ये भोजपुर के ऊपर देखिए, ये सारण है, इधर सिवान है, इधर मुजफ्फरपुर, ये वैशाली, पटना, ये रीजन है। ये सारण, सबसे पहले यहां शुगर इंडस्ट्री लगाई गई थी। तो शुगर इंडस्ट्री फर्स्ट फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई गई थी। कब, तो 1904, 1904 में लगाई गई थी। 1904 में ये शुगर इंडस्ट्री इस क्षेत्र में लगाई गई थी। अब जरा देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल कितने मिल थे और जो संचालित हैं, अभी जो चल रहे हैं, जो रेगुलराइज्ड हैं, वो कितनी है। तो टोटल कितनी थी, तो ये थी 28 शुगर मिलें इन बिहार थी, लेकिन 19 बंद हो गई। अभी जो चल रही हैं वो 11 शुगर मिल वर्किंग है, जिसमें 9 प्राइवेट सेक्टर में है और 2 पब्लिक सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप। पब्लिक सेक्टर में सरकार की भी भागीदारी होती है, जबकि अगर मैं आपसे कहूं प्राइवेट सेक्टर निजी होता है। बिहार 5% देश का 5% चीनी का उत्पादन करता है, यानी 5% जो प्रोडक्शन है ये शुगर का करता है ये बिहार। और ये 5th रैंक है इंडिया में, यानी 5th रैंक पर है चीनी प्रोडक्शंस में बिहार। आप जानते हैं फर्स्ट नंबर पे तो आपका यूपी है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र है। तो इस तरह से 5th नंबर पे हमारा बिहार है। कितना टन है, तो मिलियन टन तो आप जानते ही हैं, 10 मिलियन टन ये इतना प्रोड्यूस करता है। वित्त वर्ष में इतना किया था और 22 में मैंने आपको बताया ही कितना किया था। तो अब शुगर केन का जो प्रोडक्शन है ये देखिए, ये 250 लाख मीट्रिक टन 2022 का जो डाटा है, ये करेंट डाटा है शुगर केन प्रोडक्शन का, शुगर केन प्रोडक्शन का। अब अगर मैं कहूं कि जो अधिकतर शुगर मिलें हैं वो कहाँ है बिहार में, ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो याद रखिएगा ये अधिकतर जो मिलें हैं ये वेस्टर्न बिहार में है। याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आप इंडिया में खास करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंडिया का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इंडिया का, इसमें आप देखिए यहां यूपी है ना, आप देखेंगे कि मैक्सिमम यूपी में जो इंडस्ट्री है ये वेस्ट पार्ट में है, सबसे ज्यादा वेस्ट पार्ट में आपको मिलेगा। जैसे 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 आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, शुगर प्रोडक्शन एरिया जो है सो कम होता चला जाता है, क्योंकि सिंचाई का अभाव है, केनाल का अभाव है, इन सब के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया कम हो गया। और ईस्ट में आप करेंगे नहीं, ईस्ट में ज्यादा कदा कहीं कर लेते हैं लोग, लेकिन ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, फसल बर्बाद हो जाती है। और उत्तर बिहार में करेंगे नहीं, पाले की समस्या हो जाती है किशनगंज वगैरह में। तो ये वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा ये शुगर केन किया जाता है, इसलिए ये शुगर केन प्रोडक्शन एरिया में ही इनका डेवलपमेंट हो पाया है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो शुगर केन है इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इसीलिए इस एरिया के यानी वेस्ट पार्ट में ही सबसे ज्यादा चीनी मिलें लगी हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में चीनी उद्योग कहां कहां है, जरा देखिए चीनी उद्योग कहां कहां है, याद रखिएगा कहां कहां है। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र में स्थापित किया गया है जो बहुत इंटेंसिव गन्ना का रीजन नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं, ईस्टर्न आप क्षेत्र में भी देखेंगे, जैसे ये नरकटियागंज, और इसका ये देखिए
रीगा का क्षेत्र, ये सब ईस्ट में है, जो सक्सेस उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी किसी स्थिति में चल रहा है। उसके अलावा बगहा का क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बगहा का क्षेत्र है। उसके बाद नरकटियागंज का क्षेत्र है, सिंघवलिया का क्षेत्र है, ये सिंघवलिया का क्षेत्र है, तासा मूसा का क्षेत्र है, हसनपुर का क्षेत्र है, सुगौली है, फिर हरिनगर है, फिर मझौड़िया है और गोपालगंज है और उसके अलावा लौड़िया। तो ये सब जगह पे क्या है, चीनी मिलें लगी हुई हैं, जो वर्तमान में मैंने कहा कि 11 चीनी मिलें करीब अभी कार्यरत हैं, उसमें मेजर यही है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी गन्ना के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कौन सी योजना है, तो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना चलाया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, याद रखिएगा, ये गन्ना के विकास से संबंधित है। ये योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि यहाँ गन्ना के प्रोडक्शन एरिया को बढ़ाया जाए और चीनी मिल जो बंद हो रही है उसको और भी जीवित किया जाए। इसके अलावा देखिए, टी इंडस्ट्री अगर बात करें तो कहाँ है। अगर मैं टी इंडस्ट्री पे बात करूं तो ये चाय की इंडस्ट्री कहाँ है। टी इंडस्ट्री, चाय की इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो देखते हैं चाय इंडस्ट्री को कहाँ पे लगाई गई है। तो अब अगर पूछा जाए कि जो चाय है हमारे यहाँ, जो बिहार है, कितने एकड़ में लगाया जाता है, 50,000 एकड़ में। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहाँ का क्षेत्र होगा, क्या ये उत्तर बिहार का क्षेत्र होगा या दक्षिण बिहार का क्षेत्र होगा, तो वो भी आप देखिए, जहां दार्जिलिंग है ना, जहां जहां बॉर्डर लग रहा है वेस्ट बंगाल से, जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताता हूं, ओनली टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है, किशनगंज। याद रखिएगा, किशनगंज में चाय की खेती होती है और यहाँ पे फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर टी कंपनी, याद रखिएगा, जिनको एक सर्टिफिकेट मिला था, वो जीविका देवी को मिला था एज ए कॉरपोरेट के रूप में, यानी चाय की कंपनी आप बना सकते हैं। तो यही किशनगंज में जीविका दीदी, सॉरी देवी नहीं है, दीदी है, जीविका दीदी को प्रथम किसान उत्पादक चाय कंपनी प्रमाण पत्र दिया गया था और वो चाय कंपनी के मालिक बन जाएंगे। यानी ये जीविका दीदी, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किन चीजों से संबंधित है, तो ये चाय के कॉरपोरेट जगत से संबंधित हैं, जिसको मिनिस्ट्री ने, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक टी कंपनी के रूप में मान्यता दे दी है। अब आइए, चाय के अलावा कौन सा क्षेत्र है, तो चाय का पहले मैं प्रोडक्शन एरिया आपको दिखा देता हूं बिहार में। ये कौन सा क्षेत्र होगा, तो चाय का ये क्षेत्र है, ये देखिए, यानी ये कौन सा क्षेत्र होगा चाय का, तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये किशनगंज, ये जो किशनगंज है, ये एरिया। अब इधर जानते हैं आप, वेस्ट बंगाल है, ऊपर चले जाएंगे तो ये लगा हुआ वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया आएगा, जहां चाय का बागान बहुत ज्यादा है। तो ये हिली एरिया थोड़ा बहुत ये भी है। जो किशनगंज का एरिया है, ये एकमात्र है जो सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है, ये किशनगंज, याद रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र है, सबसे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बिहार में आप देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट में हम आते हैं अब सिल्क इंडस्ट्री में। आइए देखिए, सिल्क इंडस्ट्री का क्या स्थिति है हमारे बिहार में। सिल्क इंडस्ट्री का क्या स्थिति है हमारे बिहार में। अब आप जानते हैं कि ये सिल्क वर्म है, एक तरह का कीड़ा होता है, सिल्क वर्म है, जो कहा जाता है कि डिफरेंट तरह के रेशम तैयार करते हैं, जिसमें जो बिहार है वो 3 प्रकार का रेशम तैयार करता है। और बिहार में तसर सिल्क होता है एक, याद रखिएगा, तसर सिल्क, और दूसरा है मलबेरी सिल्क। मलबेरी एक तरह का वृक्ष है, सहतूत होता है वो। और एरी सिल्क जिसको हम कहते हैं। तो 3 तरह का सिल्क याद रखिएगा। एक टसर सिल्क याद रखिएगा, 3 तरह का सिल्क है, टसर सिल्क, मलबेरी जिसको सहतूत के पत्ते पे आप देखेंगे, ईरी सिल्क, ये 3 तरह का, पहला है, दूसरा है और तीसरा, 3 तरह का सिल्क प्रोड्यूस करता है। अब टसर सिल्क अगर पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पैदा करता है, तो बिहार में जो तसर रेशम है, ये रोहतास, बांका, नवादा, मुंगेर, कैमूर, जोमई, ये रोहतास है जो बांका डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा नवादा है, मुंगेर है और कैमूर, जमुई, ये जो क्षेत्र है ये करता है सिल्क का, यानी कौन सा सिल्क का,
टसर सिल्क का उत्पादन। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, जब आप मैप बनाए तो उस प्रोडक्शंस को लिख ले कि ये जो राज्य है यहाँ रेशम पैदा होता है, और रेशम कौन सा रेशम, टसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और आप जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया में देखेंगे तो 5% का कंट्रीब्यूशन है, और बिहार का रैंक 7वां है रेशम के उत्पादन में। तो रेशम के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट कर लीजिएगा। तो अब आइए जूट के प्रोडक्शन में हम देखते हैं, जूट के प्रोडक्शन में क्या स्थिति है बिहार का, जूट के प्रोडक्शन में। अब देखिए, बिहार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर वेस्ट बंगाल, जानते ही हैं। बिहार प्रोड्यूस्ड 1619 बेल्स 1819 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर जो कटिहार है, सहरसा है और दरभंगा का भी क्षेत्र, ये जूट का प्रोडक्शन करता है, ये जूट का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ए जूट पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड मारांगा, याद रखिएगा मारांगा में ये जो जूट पार्क है, ये जूट पार्क बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन मारांगा, पूर्णिया by SPV, the पुनरासर जूट पार्क लिमिटेड अंडर PPP मोड, का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। तो मारांगा में, पूर्णिया में एक जूट पार्क का भी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। मारांगा कहाँ है, तो मारांगा पूर्णिया में है, यहाँ पे एक जूट पार्क की स्थापना की गई है। पूर्णिया कटिहार वाला जो जिला है वहां पे किया गया। तो मारंगा पूर्णिया में है, वहां एक जूट पार्क किया गया, कौन से मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो अब टेक्सटाइल में आइए। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। अब देखिए कपड़ा का मतलब क्या है। हमारे बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन यूनियन और बिहार स्टेट वूल शिप यूनियन, ये दो हमारे यहाँ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सटाइल का, जिसको हम कहते हैं बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन, यानी बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ, यानी कोऑपरेटिव एक तरह का ये यूनियन है। और दूसरा है ये बिहार स्टेट वूल शिप यूनियन, समझ गए, बिहार राज्य ऊन भेड़ संघ, ये बनाया गया है। बिहार स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन 1974। तो 1974 में पटना में भी बिहार स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बिहार सरकार कपड़ा उत्पादन केंद्रों के रूप में 4 पारंपरिक बुनकरों के ठिकानों को विकसित करेगी। कहाँ कहाँ, जो एंशियंट हमारे ट्रेडिशनल जो बुनकर थे, हमारे जो वेवर्स थे हमारे, उनको भी 4 जगह पे विकसित करेगी, ठिकानों को विकसित करेगी। एक तो पटना में सिगोरी गांव है, वहां विकसित करेगी। नेपुरा में विकसित करेंगे, जो नालंदा का क्षेत्र है। कादिर नवादा का क्षेत्र है, वहां विकसित करेगी। और तलेगांव जो भागलपुर का क्षेत्र है, वहां विकसित करेगी। तो कपड़ा के लिए इतने प्रयास सरकारी हो किए जा रहे हैं। तो ये जो प्राचीन, जो पारंपरिक बुनकर के ठिकानों को विकसित करेगी। जो शहर आप देखेंगे, कोई कोई क्षेत्र है जो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड के लिए फेमस होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्षेत्र है, यहाँ बुनकर बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार क्या करती है कि उस क्षेत्र को ही डेवलप करेगी ताकि उनको काम भी मिल जाए, हमारा प्रोडक्शन भी होता रहे। तो बुनकर का मतलब ये हथकरघा वगैरह को आप जिंदा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, गांव गांव आत्मनिर्भर बनेगा। तो वैसे भी हमारे यहाँ क्या चल रहा है अभी, स्टार्टअप, पूरा इंडिया स्टार्टअप पे है, यानी जो लोग चाहे अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जिनमें जो कैलिबर है वो अपनी कैलिबर दिखाएं और उत्पादन करें। तो अगर मैं आपसे कहूं कपड़ा इंडस्ट्री में ये स्थिति है हमारी। इसके अलावा देखिए लेदर इंडस्ट्री बिहार में क्या स्थिति है, जिसको हम चमड़ा उद्योग कहते हैं। तो चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में जरा देखिए क्या स्थिति है। बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्री, बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्री, बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम, ये इसकी स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। बिहार स्टेट लेदर इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो मुजफ्फरपुर है, आप जानते ही हैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर वन इंस्टीट्यूट इन बिहार टू हैव द लेदर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। एक ही ऐसा जिला है जहां लेदर से संबंधित जो प्रोग्राम चलाया जाता है, लेदर से संबंधित उसको
बनाने से लेकर उसके मार्केटिंग तक के लिए एक मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूट बनाया गया है लेदर के डेवलपमेंट्स को लेकर। तो मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा। अब इसके अलावा हाइड एंड स्किन इंडस्ट्री इन बिहार, इसके अलावा आप खाल और चर्म उद्योग देखेंगे तो पूरे बिहार में इधर उधर फैला हुआ है। अब कहाँ कहाँ लेदर इंडस्ट्री है तो इसको भी आपको जान लेना चाहिए। कौन सा रीजन है? तो एक तो पटना का रीजन है, दूसरा औरंगाबाद का रीजन है, तीसरा मुजफ्फरपुर का रीजन है, चौथा कटिहार का रीजन है, पांचवा मुंगेर का रीजन है, नेक्स्ट पूर्णिया का रीजन है, नेक्स्ट आरा का रीजन है। तो ये सारे रीजन आपको खाल और चर्म उद्योग के रूप में डेवलप्ड है। डेवलप्ड का मतलब है यहां किया जाता है ये, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन एक गौण क्षेत्र के रूप में ये चमड़ा उद्योग यहां डेवलप्ड है। इसके अलावा टोबैको इंडस्ट्री के बारे में देखिए। टोबैको इंडस्ट्री, अगर मैं कहूं कि जो बिहार है यहां टोबैको जो है प्रोड्यूस होता है, यो पूरे इंडिया में ये छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, 6th मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और ये कहा जाता है इंडिया में ओल्डेस्ट जो सीक्रेट फैक्ट्री थी वो कहां पे थी? दिलावरपुर, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कहां है ये, मुंगेर में। तो ये सबसे पुरानी सीक्रेट इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री बनाई गई थी। अब इसको किसके द्वारा बनाया गया था? आईटीसी के द्वारा, याद रखिएगा, आईटीसी और इंडियन टोबैको कंपनी, इसकी बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। 1910 में यानी 1910 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा बीड़ी तो आप जानते हैं पूरा बिहार और यूपी पीता है, इसका इंडस्ट्री का हब है बिहार। बिहार में देखेंगे बीड़ी उद्योग एक बहुत कुटीर उद्योग के रूप में घर घर में लोग बीड़ी बना रहे हैं, तेंदुपत्ता से बनाया जाता है। तो ये कहा जाता है कहाँ कहाँ इसका सेंटर है? तो ये बिहार शरीफ में है, झाझा में है, गया में है, जमुई में है, आरा में है, पटना में है, बक्सर में है। इन सब जगहों पे बीड़ी उद्योग बहुत ही फेमस है। तो अब देखिए बिहार शरीफ, झाझा, गया, जमुई, आरा, पटना, बक्सर, इन सब जगह बीड़ी उद्योग डेवलप्ड है। अब देखिए सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है इंडिया में, तो आप जानते ही हैं, लेकिन बिहार में कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये इंडिया लेवल पे भी आप देखेंगे तो उसके लिए डालमिया नगर जाना जाता है। और ये कहाँ है डालमिया नगर? तो रोहतास में। याद रखिएगा कहाँ है डालमिया नगर? रोहतास में। यहां सबसे पहले रोहतास में डालमिया नगर में शुरू हुआ था यह सीमेंट इंडस्ट्री। रोहतास हैज, क्योंकि रोहतास में आप देखेंगे लाइमस्टोन है और सोर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन है, ये सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा भी बहुत जगह पे ये इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है। जैसे आप कैमूर का क्षेत्र देखेंगे या दक्षिण पूर्वी बिहार देखेंगे, वहां भी विंध्यन रॉक्स पाया जाता है। और विंध्यन रॉक्स फेमस होता है किस चीज के लिए? तो लाइमस्टोन के लिए। जैसे कैमूर का क्षेत्र है, जैसे रोहतास का क्षेत्र है। तो इन सब रीजन में आप इंडस्ट्री बहुत लगा भी सकते हैं और गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड इज ए सीमेंट फैक्ट्री ऑफ इन रोहतास, तो कल्याणपुर में है, आप कैमूर में लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्लाईवुड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मिले उत्तर बिहार में। आप देखेंगे कि जगह जगह पे, छोटे छोटे जगह पे, उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में, सब जगह प्लाईवुड इंडस्ट्री लगी हुई है। और खास करके प्लाईवुड इंडस्ट्री को देखेंगे तो नॉर्थ बिहार में जो हिमालय का तराई रीजन है, और नॉर्थ बिहार जो देखेंगे सीतामढ़ी, मधुबनी, या फिर जो किशनगंज का क्षेत्र है, या फिर इवन दरभंगा का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, इन सब जगहों पे प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई है। सबसे ज्यादा मिले उत्तर बिहार में है। पश्चिमी चंपारण और तराई क्षेत्र के वन लकड़ी के मुख्य स्रोत है। आप जानते हैं जो हिमालय का तराई रीजन है, जैसे आपको मैंने कहा था कि सोमेश्वर की पहाड़ी, ये क्या है? शिवालिक रेंज है। और इस क्षेत्र में वन बहुत है और ये लकड़ी के मुख्य स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी बहुत किस्म के मिल जाते हैं। और इसके अलावा हाजीपुर कहा जाता है प्लाईवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र है। हाजीपुर दुर्गा वुड इंडस्ट्री बिहार में अग्रणी प्लाईवुड निर्माताओं में से एक है। याद रखिएगा कौन सा इंडस्ट्री? दुर्गा वुड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर इन बिहार। जो प्लाईवुड का कारखाना है ये पूरे बिहार में आप देखेंगे जगह जगह पे लगाया गया है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी। अब आइए, ऑयल रिफाइनरी हमारे पूरे बिहार में कहाँ कहाँ है? ऑयल बिरानी, तो आप देखते हैं बरौनी, आप फेमस है ऑयल के लिए। बरौनी जो है ऑयल रिफाइनरी, एक ही ऑयल रिफाइनरी है जिसको हम तेल परिशोधनशाला कहते हैं, जिसको 1964 में लगाया गया था।
और किसके हेल्प से लगाया गया था? तो उस समय तो जानते ही आप यूएसएसआर था, आज के टाइम में रूस है, तो उस समय ये यूएसएसआर की मदद से लगाया गया था। यूएसएसआर की मदद से इसको लगाया गया था। इसके अलावा जो बरौनी है, ये ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ से ऑयल रिसीव करता है? तो आसाम का एक क्षेत्र है नुमालीगढ़ ऑयल फील्ड्स, वहां से ये कच्चा तेल प्राप्त करता है। तो आसाम में भी बहुत तेल क्षेत्र का विकास हुआ है। नुमालीगढ़ जो क्षेत्र है वहां तेल, वहां से तेल इसको मिलता है, बरौनी को। इसके अलावा देखिए इथेनॉल, जो आप देख रहे हैं एक अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल। ये इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? तो सबसे बड़ा सोर्स होता है गन्ना। और गन्ना जो शुगर इंडस्ट्री में जाता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आप इथेनॉल प्राप्त करते हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए यूनिट ऑफ 400 किलोलीटर्स पर डे प्रोडक्शन, यानी भारत पेट्रोकेमिकल्स ने डिसाइड किया है कि प्रतिदिन एक प्लांट लगाया जाए जो 400 किलोलीटर्स पर डे प्रोडक्शन करे। फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ट इथेनॉल प्लांट सेटअप इन पूर्णिया। पूर्णिया में इसका सबसे पहला ग्रीन बेस्ट एथेनॉल प्लांट्स का विकास किया गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट, यानी इतना 500 करोड़ रुपए का निवेश इसमें की संभावना है। ये कहाँ सेटअप किया जाना है? पूर्णिया में पहला प्लांट होगा। रेलवे प्लांट इंडस्ट्री इन बिहार। अब बिहार में देखिए रेलवे प्लांट्स कहाँ कहाँ है? रेलवे या रेलवे से संबंधित जो कहा जाता है, चाहे आप देखते हैं रेल का कोई भी गुड्स पार्ट्स बनाया जाता है, तो बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सिचुएटेड इन मोकामा एंड मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे वर्कशॉप है इनका मोकामा में और मुजफ्फरपुर में, जहां इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग रेल वैगन्स, रेल का जो वैगन्स है उसको किया जाता है, और जो रेलवे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाया जाता है मधेपुरा में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का मतलब इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, जो वो मधेपुरा में बनाए जाते हैं। और ये किसके सहयोग से बनाया गया? तो फ्रांस की एल्स्टॉम ऐसे और भारतीय रेल, इंडियन रेलवे के सहयोग से, यानी ज्वाइंट वेंचर है ये। जो मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है, ये फ्रांस के सहयोग से है। फ्रांस और इंडियन रेलवे के सहयोग से एल्स्ट्रॉम ऐसे एक कंपनी है, और इंडियन रेलवे के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। अब अगर मैं कहूं कि इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो डेयरी उद्योग है, ये कहाँ कहाँ है? डेयरी उद्योग देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ है, डेयरी उद्योग कहाँ कहाँ है। तो आइए देखते हैं डेयरी उद्योग को। देखिए बिहार स्टेट्स मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं COMFED, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में स्थापित की गई थी। बिहार में ऑपरेशन फ्लड की कार्यान्वयन एजेंसी है ये, जो है ऑपरेशन फ्लड के लिए। अब जैसे आप जानते हैं पूरे इंडिया में, हेरा एक गुजरात का गांव था, वहां सहकारी समितियों ने इसी तरह का उत्पादन करके पूरा फ्लड रिवोल्यूशन ला दिया, और फ्लड रिवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। बिहार में भी कुछ ऐसे ही सहकारी संस्थाएं हैं जो बहुत सारी जगहों से दूध को कलेक्ट किया और फिर एक जगह उसको रखा, पाश्चुकृत किया, और उसको फिर से डिब्बा में पाउडर बना लिया, या फिर मिल्क के रूप में पूरे मार्केट के रूप में पूरे मार्केटिंग करता है। तो ये सहकारी समितियां होती हैं। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन बिहार। ऑपरेशन फ्लड का मतलब दुग्ध क्रांति होता है। मार्केट बाय द अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सुधा। आप जानते हैं वहां का जो फ्लड रिवोल्यूशंस लाने का एक कंपनी है, जो सुधा वहां का ब्रांड है, स्पेशल ब्रांड है बिहार का। तो सुधा पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको इसका सप्लाई मिल जाएगा, सुधा वहीं का है। उसके अलावा प्रदान इज ए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रदान का मतलब है एक परियोजना है जो दूध को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहा है। अब आइए नेक्स्ट है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी।
जिसको हम कहते हैं बायडा, BIADA, जिसका पूरा नाम है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार में अगर मैं कहूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स आपको करना है तो उसके लिए एक अथॉरिटी है और वो है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बायडा। अब ये क्या करेगा, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा। कहां करेगा, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां कहां किया जा रहा है मेगा फूड पार्क की स्थापना, तो ये मुजफ्फरपुर का एक ब्लॉक है मोतीपुर, वहां किया जा रहा है। इसके अलावा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसके लिए गया में अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया गया है, यानी डेवलप्ड इन गया अंडर द अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक तरह का एक कॉरिडोर बनाने की प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये क्लस्टर एक हब बन जाए ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन जाए, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड हो जाए, इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ गया? तो ये जो रीजन है, देखिए कहा जाता है कि कहीं अगर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा विकास नहीं है, एक दो ही इंडस्ट्री है, तो वो भी आज न कल क्या हो जाती है, हतोत्साहित हो जाती है और भाग जाती है। कारण ये होता है कि अगर एक इंडस्ट्री होगी तो सरकार एक इंडस्ट्री के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा तो सोचेगा क्या, यार क्या है, एक इंडस्ट्री के लिए हम पूरा रोड बनाए 4 लेन का, ऊपर से बिजली दें, उनको सारी सुविधाएं दें, इससे अच्छा है इसको एक इंडस्ट्रियल रीजन में कन्वर्ट करो, यानी एक क्लस्टर में चेंज करो। और क्लस्टर का मतलब है बहुत सारी कंपनियां वहां पे आ जाए, और बहुत सारी कंपनियां आए तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वहां पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे देती है, लिबरल हो जाती है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शंस होता है। तो इसी तरह का एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की संभावना है, जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद बिहार फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स विल बी सेटअप इन पटना। स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए बिहार में आप कोई स्टूडेंट है या मान लीजिए कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं ये चीज में बहुत अच्छा कर सकता हूं, और मेरे दिमाग में ये आइडिया है, अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लूंगा मैं, तो आप ही के लिए है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करेगी और फंडिंग भी देगी, बैंक लोन भी देगी, और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जाइए आप। इसका मतलब, लेकिन जाएंगे कहाँ आप गांव में कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डीएम के पास, कहेगा नहीं यार यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए क्या बनाया गया है, स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स सेटअप, कहाँ, पटना में। तो वैसे भी 2000 सब से स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको जो करना है करते रहे, हम लिबरल हैं। मोदी गवर्नमेंट का कहना है भाई इंडस्ट्री लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ, एक्सपोर्ट करने का मत सोचो, माल तो हम बिकवा देंगे। जब प्रोडक्शन होगा तभी तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। केवल सरकारी नौकरी से तो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो जितना सरकारी नौकरी चाहिए, इसका मतलब इंडस्ट्री को डेवलप कीजिए, सरकारी नौकरी और भी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि सरकार सोचती है कि वैकेंसी अगर क्रिएट करेंगे तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, और अगर किसी राज्य में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है तो वैकेंसी भी खूब आ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, वेतन आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप करेंगे उतना सरकारी जॉब भी क्रिएट होगा। सब एक दूसरे का पैरेलल है, सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवरऑल, all upon it is all upon the country economic development industrialization सीधा जुड़ा हुआ है। समझ गए? नेक्स्ट है देखिए, बिहार में जो पटना है, आईआईटी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसने द्वारा ये स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कॉम्प्लेक्स का। बिहार में 9 स्थापित स्टार्टअप को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, यानी इसको बहुत तरह का आपको सहायता देगा, यानी इकोनॉमिक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब बता देगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब यहाँ बनाया जा रहा है। अब इसके बाद हम ये बिहार के ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा चर्चा करते हैं, यानी बिहार में ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए ट्रांसपोर्ट, अब देखिए सबसे पहले रोडवेज, देखिए बिहार में ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले रोडवेज यानी सड़क की क्या स्थिति है। बिहार में जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है वो रोड ही है। मेजर ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है रोड ही है। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेहतर साधन
बिहार का रोड है। अब अगर मैं कहूँगा कि अगर गुड्स है, माल के रूप में आप देखेंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है या पैसेंजर्स में, तो इसमें कितना परसेंट योगदान है? 80% का योगदान सिर्फ रोड का ही है, पैसेंजर हो या गुड्स हो, आपको करना हो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, शेरशाह सूरी का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया था कि पेशावर से लेकर सोनारगांव तक एक रोड बनाया था, जिसको हम एक तरह से जीटी रोड भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। अब ये कहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड पास करता है, तो आप जानते हैं ये दक्षिण बिहार वाला जो क्षेत्र है, कैमूर का क्षेत्र, रोहतास का क्षेत्र, औरंगाबाद का और गया का, ये 3-4 जिला है, यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड। यानी ये जीटी रोड जो है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है जीटी रोड? तो ये आप जानते हैं कहाँ से कहाँ है। तो ये दिल्ली से कोलकाता के बीच जो NH पहले 2 है, उसको ये जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे का अगर आपसे पूछा जाए, जो नेशनल हाईवे है वो बिहार में कितना परसेंट योगदान देता है, तो 3.31%, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे कहलाता है, रोड में इसका परसेंटेज कितना है? 3.31%। अगर पूछा जाए ग्रामीण सड़कों का योगदान क्या है, तो बहुत ज्यादा है। ग्रामीण सड़कें जो हैं बिहार में, ये बहुत ज्यादा है, यानी 71%। अगर सड़कों में लंबाई देखा जाए तो रूरल रोड्स का सबसे ज्यादा है, 71%। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल लेंथ ऑफ रोड्स पर लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना किलोमीटर रोड है, तो 111 किलोमीटर रोड है बिहार में, जो कहा जाता है इंडिया में बहुत ही लोएस्ट है, या सबसे लोएस्ट है। एक नया NH के बारे में आपने सुना होगा, जो बेतिया को पटना से जोड़ेगा, यह है NH 139W। तो ये याद रखिएगा, ये 4 लेन की एक सड़क बनाई जा रही है जो बेतिया से पटना को जोड़ेगा, समझ गए? उसके अलावा बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसको हम कहते हैं बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है चलो। ये एप्लीकेशन है, ऐप है, जिस पे ऑनलाइन बुकिंग होगी बस पासेस के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन भी, ट्रांसपोर्ट की जानकारी, जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ट्रांसपोर्ट सेवा है उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो बिहार है, ये थर्ड है, पूरे इंडिया में थर्ड है बिहार, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है बस के रूप में। तो पहला स्टेट कौन था? तो केरल था, और दूसरा आप जानते हैं दिल्ली था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस का जो किया गया है, ये तीसरे नंबर का राज्य हो गया है बिहार। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी केरल में, उसके बाद बिहार में, फिर आप देखेंगे उसके बाद चलाई गई है दिल्ली में, फिर बिहार में। तो ये समझ गए आप। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको मैं बता दूं। बिहार में 3720 किलोमीटर की रेलवे रूट है, यानी 3720 किलोमीटर का रेल मार्ग है, और ये 2019 की अगर बात करें तो ये 9वें स्थान पे था। पूरे राज्य में आप देखेंगे स्टेट में ये 9वें स्थान, 9th पोजीशन पे था। अब अगर पूछा जाए कि बिहार में जो रेलवे जोन है, वो कितने रेलवे जोन का ये कवरिंग है, यानी अगर मैं कहूं कि कितने रेलवे जोन बिहार में शामिल हुए हुए हैं, तो एक तो आप जानते हैं हाजीपुर में एक नया बना था, जिसको हम कहते हैं पूर्व मध्य रेलवे, ये हाजीपुर में बना था, ये बिहार में ही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो बिहार में एस्टेब्लिश ही बिहार में, इस सेंट्रल रेलवे, जिसको हम ECR अगर कहें, तो ECR इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। लेकिन बिहार का एरिया और भी रेलवे जोन में आता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर है, यानी उत्तर पूर्वी रेलवे। दूसरा ईस्टर्न रेलवे, जिसका आता है कोलकाता, हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं गुवाहाटी है। तो ये 4 रेलवे जोन शामिल हैं बिहार में, याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि कोई भी रेलवे जोन होता है वो स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री से लगा हुआ नहीं होता है। रेलवे जोन्स का जो संचालन होता है वो दूसरे तरह से होता है, उनका जोन अलग डिसाइड किया जाता है, और इस आधार पर बिहार में 4 रेलवे जोन का मैनेजमेंट होता है। अब अगर मैं कहूं हाजीपुर के बारे में, जो हाजीपुर है, ये जो रेलवे जोन बनाया गया था ECR, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर हाजीपुर है, आप देखेंगे जो वैशाली का जिला हाजीपुर, यहाँ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जो 1996 में स्थापित हुआ और 2002 से कार्य करना शुरू कर दिया था। अब अगर मैं आपसे कहूं ECR, ये जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, विल डेवलप 5 रेलवे स्टेशन एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। दुनिया का कहा जाता है कि
स्टैंडर्ड जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये 5 ऐसे स्टेशन को बहुत मॉडल के रूप में विकसित करेगा, यानी विश्व स्टैंडर्ड का बनाने का सोचा गया है। ये कौन-कौन से हैं? तो एक याद रखिएगा सीतामढ़ी को, दूसरा बरौनी को, तीसरा दरभंगा को, चौथा धनबाद को और डीडीयू जंक्शन। इसको तो धनबाद और डीडीयू जंक्शन है। इसके अलावा जरा देखिए रामायण सर्किट, आपने नाम सुना होगा। जो रामायण सर्किट है, जो कहा जाता है सीता की जन्मस्थली या राम जी और सीता जी से जुड़ा हुआ है, उसी को रामायण सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसको कभी वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। जैसे जैसे आप देखेंगे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो सीता जन्म स्थली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दरभंगा का क्षेत्र और बक्सर का क्षेत्र रामायण सर्किट के रूप में जाना जाता है। ये जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल के द्वारा ये अप्रूव्ड है, संघ सरकार द्वारा शामिल किया गया है। यानी एक विशेष ट्रेन बिहार के इन 3 स्थानों को भारत के अन्य स्थानों से जोड़ेगी, जो भगवान राम से संबंधित है या रामायण में वर्णित है। तो ये रामायण में जो वर्णित ये 3 जगह हैं, उनको रामायण सर्किट के नाम से जाना गया है। और इन सब की जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी देता है। इसके अलावा हमारी एक परियोजना है जो बुलेट ट्रेन को लेके है, जो वाराणसी से हावड़ा तक जाएगी और इंडिया में 3 स्टेशन पे रुकेगी। तो ये वाराणसी से लेकर हावड़ा के बीच हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, वो बक्सर, पटना, बोधगया, ये 3 जगहों पे रुकेगी। हाई स्पीड ट्रेन तो आप जान ही रहे हैं। ट्रेनों को समय पर चलाने में ईसीआर का समस्तीपुर मंडल सबसे अच्छा है। यानी समस्तीपुर का जो मंडल है, जो डिवीजन है, आप देखेंगे ये सबसे अच्छा माना गया है इस सेंट्रल रेलवे में, जो ट्रेन को सबसे सही टाइम से रेगुलेट कर रहा है। तो ये है समस्तीपुर का क्षेत्र। समस्तीपुर आप जानते ही हैं, समस्तीपुर जिला। अब आइए नेक्स्ट है रामायण सर्किट, ये हो गया है। अब आइए द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो यहाँ पे मधेपुरा जो बनाया गया था, ये रेलवे से संबंधित जो फैक्ट्रियां लगी थी, और इसका उद्देश्य क्या था, यानी हाई स्पीड ट्रैक पे चलने वाली जो इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, उसको डेवलप करना। तो ये जॉइंट वेंचर तो पहले ही बता दिया हूं, एल्स्ट्रॉम कंपनी है ऐसे फ्रांस की और इंडियन रेलवे के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये 800 हाई पावर लोकोमोटिव्स ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स में बनाएगा। यानी 800 ऐसे रेलवे इंजन बनाएगा ये 11 साल में, और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये इंजन को डेवलप करेगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुआ था मधुपेरा में? 11 अक्टूबर 2017 से ये स्टार्ट हुआ था, और 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंडिया के नाम समर्पित किया था। यानी ये लोकोमोटिव्स अब मैन्युफैक्चरिंग के काम में लग गया है। तो ये मधेपुरा के बारे में है। उसके अलावा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पटना मेट्रो का जो संचालन है 25 दिसंबर 2018 को अनुमोदन इसको प्राप्त हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि अप्रैल 2024 से यह सेवा शुरू कर दी जाएगी बिहार में। अप्रैल 2024 से यह सेवा शुरू हो जाएगी। अब देखिए बिहार में कुछ रोपवे भी चल रहा है। अब रोपवे का मतलब आप जानते हैं, जो रस्सी पे चलाई जाने वाली है। रस्सी पे चलाई जाने वाली रोपवे जो परियोजना है, जरा देखिए ये कहाँ चल रही है। तो सबसे पहला, ये रोपवे कंस्ट्रक्टेड ऑन मंदार पर्वत इन बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेटेड इन जुलाई। बांका जिले में मंदार पर्वत पर बने रोपवे का उद्घाटन जुलाई में हुआ था। ये जुलाई में इस मंदार पर्वत पर बने रोपवे का उद्घाटन हुआ था, और राजगीर में भी ये सेवा चल रही है। ये पहले से ही चल रहा है और बहुत पुराना है ये रोपवे। ऐसा देखेंगे ये सीन आपको बहुत सारे पुराने फिल्मों में भी राजगीर का सीन है, देखेंगे। इसके अलावा देखिए अब एयरवेज में आई। अगर मैं बात करूं एयरवेज की, तो देखिए एयरवेज जो बिहार में है, वो खास करके कहां कहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखिए सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, ये एक गया में है। ये गया एयरपोर्ट है, बोध गया, और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। तो ये 2 एयरपोर्ट है जो कहां है, तो ये है बिहार में। पहला पटना में और दूसरा, एक तो पटना में और दूसरा गया में है।
दूसरा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह संचालित है। ये किसके द्वारा संचालित है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पटना एयरपोर्ट के बारे में आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट का जो नाम है ये है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और देश का ये 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, यानी 9वां सबसे व्यस्ततम कहा जाता है, सबसे व्यस्ततम ये हवाई अड्डा है, 9th। और यहां से आप जानते ही हैं दिल्ली के लिए उड़ानें जाती हैं, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, पुणे, अमृतसर, रांची, यहां से पटना से सीधे जुड़े हुए हैं एयरमार्ग से। इसके अलावा एक नया एयरपोर्ट डेवलप किया गया है जिसका नाम है दरभंगा, यानी मिथिलांचल एरिया में ये बहुत ज्यादा सर्कुलेशन था, एयरपोर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिससे दरभंगा को भी एक एयरपोर्ट्स मिल गया है। तो ये इसका जो कोटेशन था, डेवलप्ड अंडर द उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, ये स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट था, इसके तहत इसको डेवलप किया गया था और केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत विकसित किया गया। घरेलू हवाई अड्डा और वायु सेना स्टेशन दरभंगा में सिविल इनक्लेव का स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास है। तो ये भारतीय वायुसेना के क्षेत्र में ही इसका डेवलपमेंट किया गया। कॉमर्शियल फ्लाइट्स स्टार्टेड ऑन 8 नवंबर 2020। दरभंगा एविएशन, ए प्राइवेट इंडियन एयरलाइंस स्टार्टेड बाय महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा। दरभंगा एविएशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा शुरू की गई एक निजी भारतीय एयरलाइंस है। तो ये एक निजी भारतीय एयरलाइंस भी दरभंगा एविएशन महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से शुरू की गई। नेक्स्ट है एनर्जी और रिसोर्सेस। जरा देखिए बिहार में एनर्जी और रिसोर्सेस का क्या क्या योगदान है, यानी एनर्जी का मतलब है पावर जनरेशन कैसे होता है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो कहाँ है, और हाइडल पावर प्रोजेक्ट है तो कहाँ है। और इसके अलावा आप देखेंगे हाइडल पावर और थर्मल पावर के अलावा जो सोलर प्लांट्स हैं, या आप कहेंगे जो एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, उनका विकास बहुत कम हुआ है हाइडल पावर को छोड़ के। हाइडल पावर का भी योगदान बहुत कम है। तो आइए पहले देखते हैं एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है बिहार को। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स को देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं। तो अगर थर्मल पावर प्लांट्स को देखेंगे तो बिहार में 86.4% जो कैपेसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट्स की है, यानी यहां जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें 86% कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है उसी से हो रहा है। 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का जो खपत है ये कितना था? तो ये 327.7 किलोवाट था, जो बहुत ही कम है। भारत में औसतन कितना है? तो 1030 यानी 1030.25 किलोवाट है प्रति व्यक्ति। तो बिहार में कितना कम है, आप समझ रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन का सीधा संबंध होता है वहां के डेवलपमेंट से, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपनी बिजली का कंजम्पशन क्या करेंगे, यानी आप क्या एसी चलाएंगे, क्या हीटर चलाएंगे, क्या गर्म पानी करेंगे, क्या मैक्सिमम यूजेज आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अब अगर मैं कहूं कि कितनी उत्पादन क्षमता थी, तो ये अभी थोड़ी सी बढ़ी है, जो 2019-20 में 6073 यानी 6073 मेगावाट थी, वो 6422 मेगावाट हो गई। और बिहार का एक पहला ऊर्जा पार्क भी डेवलप किया गया है करबिगहिया प्लांट्स में। तो करबिगहिया थर्मल प्लांट्स ये ऊर्जा पार्क, एनर्जी पार्क के रूप में डेवलप किया गया। तो ये याद रखिएगा कि कितना मेगावाट प्रोडक्शन है अभी। तो ये टोटल जो प्रोडक्शन है अवेलेबल जनरेशन कैपेसिटी इन स्टेट वाइज इतना है, 6422 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रही है बिहार बिजली में। इसके अलावा जो सुपर थर्मल पावर लगना है बाढ़ में, बाढ़ यानी पटना जिला में, एक मेगा पावर प्रोजेक्ट है जो एनटीपीसी के तहत होगा। स्वामित्व इसका किसका होगा? एनटीपीसी के तहत, यानी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, BSTPS, लोकेटेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट। ए मेगा पावर प्रोजेक्ट यानी 2000 मेगावाट से ज्यादा का प्रोडक्शन जो होता है, ओन्ड बाय नेशनल थर्मल पावर प्रोडक्शन। इसके अलावा एक बरौनी थर्मल पावर प्लांट है जो बरौनी के तेल रिफाइनरी पर ही बेस्ड है।
जो 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था फॉर्मर यूएसएसआर के हेल्प से, एस्टेब्लिश्ड इन 1973 विथ फॉर्मर यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से इस थर्मल पावर को एस्टेब्लिश किया गया था। और ये रिफाइनरी पे ही डिपेंड है अपने प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कोयला पे नहीं है, ये तेल पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कटनी थर्मल पावर प्लांट्स, कांटी सॉरी ये कांटी थर्मल पावर प्लांट है जो मुजफ्फरपुर के आसपास है, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से 6-7 किलोमीटर आप आगे देखेंगे तो इस तरह का ये प्लांट्स है, कांटी थर्मल पावर, जो मुजफ्फरपुर में ही स्थित है। बिहार का ये तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है और कुल बिजली उत्पादन का 390 मेगावाट ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो बनाया गया था ये किसके सहयोग से बनाया गया था, इसमें आंकड़ा था 65 और 35 के रेशियो में एनटीपीसी 65% योगदान देगी, और बीएसपीटीसीएल जो इसके पहले मैंने आपको बताया था बीएसपीटीसीएल, इसका योगदान जो बाढ़ वो उसका योगदान 35% है। नेम्ड आफ्टर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पे इसका कांटी थर्मल पावर का नाम रख दिया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर। इसके अलावा नबीनगर थर्मल पावर जो है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी दूसरी इकाई भी शुरू हो गई है जो 660 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रही है, नबीनगर। तो आप अगर आपसे पूछा जाए नबीनगर थर्मल पावर कहाँ है, तो इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली इट इज सेकेंड यूनिट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग 660 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नबीनगर यानी औरंगाबाद जिले में। इसके बाद कहलगांव सुपर थर्मल पावर, तो एक कहलगांव सुपर थर्मल पावर भी है जो कहलगांव भागलपुर में है, यानी भागलपुर में कहलगांव सुपर थर्मल पावर है, जिसकी क्षमता 840 और 1500 मेगावाट दोनों को अगर मिला दीजिए तो ये हो जाएगा लगभग 2400 के आसपास मेगावाट प्रोड्यूस करेगी। ये भी एनटीपीसी द्वारा संचालित किया गया है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बिहार का क्या स्थान है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत के द्वारा, तो जल विद्युत की संभावनाएं कहां हैं, सबसे पहले ये देखिए हिमालय का जो तराई रीजन है ना, यहां पे संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण का एरिया, वहां संभावना हो सकती है, और जो हमारा उत्तर बिहार का क्षेत्र है जैसे सीतामढ़ी है, मधुबनी है, यहां से जो नेपाल का जो एरिया है वहां से अगर कुछ नेपाल के साथ संयुक्त हम समीकरण बना लें और डेवलप करें तो उत्तर बिहार को इससे रोशन किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। यहां जो है वास्ट पोटेंशियल है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पोटेंशियल बहुत है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनॉर्मस वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि पानी तो बहुत है, अब देख रहे हैं नदी ही नदी है, इसलिए पोटेंशियल बहुत है लेकिन लगाया कम गया है। वर्तमान में आप देखेंगे क्षमता इसकी कितनी है, तो अभी जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं बस सिर्फ 55 मेगावाट, 55 मेगावाट का मतलब 54.3 मेगावाट, ये बहुत कम है। ये सिर्फ 9.7% ही ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज इंट्रोड्यूस द बिहार स्टेट हाइड्रो पावर पॉलिसी फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इन द स्टेट, यानी जल विद्युत के विकास के लिए बिहार सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, बिहार स्टेट हाइड्रो पावर पॉलिसी एक लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारा कोसी हाइड्रो पावर स्टेशन है जो सुपौल में कोसी नदी के है, सुपौल में कोसी नदी पे है। 1970 में कमीशन किया गया था, इसको बनाया गया था और समर्पित किया गया था। 16 नवंबर 2003 को बिहार राज्य जल विद्युत निगम को सौंप दिया गया था इसको। 2003 को ये बिहार राज्य जल विद्युत निगम जो बनाया गया उसको सौंपा गया था। उसके बाद मथौली जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ है, तो मैंने आपको कहा कि वेस्ट चंपारण जहां पे सोमेश्वर की पहाड़ी है और बहुत सारी नदियां हैं, वहां पे ये पावर स्टेशन लगाया गया है। ये मथौली हाइड्रो पावर स्टेशन, इसकी कैपेसिटी है 800 किलोवाट, 800 किलोवाट। ईस्टर्न गंडक केनाल एंड त्रिवेणी लिंक केनाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये भी वेस्ट चंपारण में है, क्योंकि वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, वहीं पर लगाया गया है। पूर्वी गंडक नहर और त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना ये पश्चिमी चंपारण में है, गंडक नदी पे इसको बनाया गया। इसके अलावा कोसी नदी पर अगनूर और सेबारी जल विद्युत परियोजना है जो अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, नेपाल में स्थित सीतामढ़ी जिले के रास्ते भारत में प्रवेश करेगा। यानी ये जो बनाया जा रहा है कोसी नदी पे अगनूर और सोबार, याद रखिएगा ये नया हाइड्रो पावर स्टेशन है।
जिसका नाम होगा अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये नेपाल में स्थित सीतामढ़ी जिले के रास्ते से, यानी नेपाल में स्थित सीतामढ़ी नहीं है, सीतामढ़ी तो नेपाल में नहीं है, लेकिन सिचुएटेड इन नेपाल, विल इंटर इन द इंडिया थ्रू सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में अलग कर दिया गया ट्रांसलेशन इसका। तो इसका मतलब ये नेपाल में बनाया जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट अगर लाया जाए नेपाल के सहयोग से, तो हमारे इंडिया में या फिर बिहार में ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवेश होगा। अब ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है लोकेटेड इन सुपौल ऑन रिवर कोसी, कटैया हाइडल पावर प्रोजेक्ट। कटैया ये कहां है? तो ये कटैया है सुपौल में, कोसी नदी पर इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद है डगमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये भी 130 मेगावाट का है प्रोजेक्ट, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जा रहा है। अपॉन कंप्लीशन इट विल बी बिहार लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। अगर डगमारा पूछा जाए कि 130 मेगावाट का ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट होगा, अगर बन जाए तो ये बिहार का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट होगा, डगमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जिसको सुपौल जिला के डगमारा में बनाया जा रहा है। तो ये जो था अभी, ये था इकोनॉमी विशेष, यानी बिहार के इकोनॉमी से संबंधित कुछ आंकड़े थे, जिसको आप एक नोट्स बनाइए और डेवलप कीजिए। अब इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आपके लिए क्लासेस अरेंज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।